हेलो दोस्तों, आज पर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो इस वीडियो में हम जंतु जगत को बेसिक से एनसीईआरटी बेस पर देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th, नीट, रेलवे एंड एसएससी एंड बैंकिंग और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इतनी ही साइंस सफिशियंट होगी। और इससे पहले जो वीडियो हो चुकी हैं, जितने भी 4 जगत पढ़ लिया हमने, तो उन्हें आप अवश्य देखें, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज की जो हमारा जगत है जंतु जगत, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे जंतु जगत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो इसमें जो बेसिक नॉलेज है जंतु जगत के बारे में, तो इस जंतु जगत में जितने भी जीव होते हैं, मैक्सिमम होते हैं बहुकोशिकीय, कुछ एक कोशिकीय भी जीव होते हैं, जैसे कि उपजगत, प्रोटोजोआ। उपजगत प्रोटोजोआ में जो भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। तो इन्हें छोड़ करके और जितने भी उपजगत मेटोजोआ में जो भी जीव आते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव नहीं पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो पहला इसमें जो पॉइंट है, बहुकोशिकीय जीव व कुछ एक कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। मैक्सिमम बहुकोशिकीय व कुछ एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। व यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? इनमें शारीरिक संरचनाएं होगी, उनमें सारे जितने भी अंग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति या फिर मान लीजिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी अंग होते हैं वह सभी इनमें पाए जाएंगे। कोशिका झिल्ली, जितने भी अंग होते हैं, आरएनए, डीएनए, सभी इसमें पाए जाएंगे। इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में कुछ अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। यह सबसे बड़ा जगत है, जो भी एनिमल किंगडम है। इससे पहले हमने जो भी जगत पढ़े थे, इसका लाखों गुना बड़ा जगत है हमारा जंतु जगत, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा प्रजाति एग्जिस्ट करती है। 10 लाख से भी ज्यादा, आप समझ सकते हैं कितने जीव जंतु पाए जाते हैं जंतु जगत के अंदर। और जो भी जगत रह गए उन सभी को मिला लें, जंतु जगत को मिला लें, तो भी जंतु जगत आगे बढ़ता है। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जंतु जगत में। जितनी भी सारी आपके आंखों के सामने दिखती हैं, वो सभी किसी में आती है, जंतु जगत में आती हैं। चलिए देखते हैं आगे इसका वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले जो किया था अरस्तु ने किया था। वो किस आधार पर किया था इन्होंने वर्गीकरण? वो किया था प्राकृतिक गुणों के आधार पर। जो भी नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, जो भी एनिमल्स में क्या क्या नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, उसके आधार पर अरस्तु ने इनका वर्गीकरण किया था। लेकिन हम ये वाला वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, केवल हम इसे देख लेंगे। और हम पढ़ने कौन सा वाले? आधुनिक वर्गीकरण। जो भी जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, और वही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक बार हम अरस्तु का वर्गीकरण जो भी प्राकृतिक गुणों के आधार पर दिया गया, तो आप उसे स्क्रीनशॉट में देख लेना उधर। ये हम नहीं पढ़ेंगे, केवल आप इसका एक बेसिक जो भी नजरिया होता है उस पर डाल लेना। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ अरस्तु का प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो आप उधर देख लेना, जो भी अरस्तु ने प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था वह किस प्रकार किया था। तो चलिए देखते हैं। तो जंतु जगत है, उन्होंने जंतु जगत को 2 भागों में बांटा था। पहला है इनेमा, दूसरा है इनेमा। पहला है एनेमा, दूसरा है इनेमा। एनेमा मीन्स इस वर्ग के अंतर्गत जो भी जंतु होते थे उनमें जो ब्लड होता था वह रेड कलर का नहीं होता था। और इनेमा जंतु होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इनेमा मतलब ए से स्टार्ट होगी मीनिंग, और इनेमा मतलब कैपिटल ई से स्टार्ट होगी। तो इनेमा और एनेमा, ठीक है। तो एनेमा में जो भी ब्लड था वह लाल कलर का नहीं था, और इनेमा में जो ब्लड था वह लाल कलर का था। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि स्पंज, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, अकशेरुकी जंतु, ये सभी किसमें आ जाएंगे? एनेमा में आ जाएंगे। और इनेमा में जो भी जंतु थे, जैसे कशेरुकी जंतु, जैसे कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सभी किसमें आ जाएंगे? इनेमा जो भी वर्ग था इन्होंने बांटा था उसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं। इनेमा को इन्होंने फिर दोबारा से 2 भागों में बांटा था। जरायुज, जिसे हम बोलते हैं बीबीपोरस, और अंडायुज, जिसे हम बोलते हैं ओविपोरस। तो जरायुज होते हैं इस वर्ग के अंतर्गत बच्चों का जन्म देने वाले, जो भी बच्चों को जन्म देते हैं, सीधे ही बच्चों का जन्म देते हैं, वो सभी किसमें रखे जाते हैं? जरायुज में रखे जाते हैं, जैसे कि मानव हो गया। और जो अंडायुज में, जैसे जो सीधे बच्चे का जन्म नहीं देते हैं, वह अंडे का जन्म देते हैं, जैसे पक्षी हो गए, तो वो किस वर्ग में रखे जाएंगे? वो रखे जाएंगे अंडायुज, मतलब ओविपोरस वर्ग में रखे जाएंगे। तो ये था हमारा जो भी वर्गीकरण था अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ये भी सारा कुछ हमारे आधुनिक वर्गीकरण में दिया गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक वर्गीकरण। तो चलिए हम देखते हैं आधुनिक वर्गीकरण के बारे में क्या क्या बताया है। तो आधुनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है उपजगत प्रोटोजोआ। उपजगत प्रोटोजोआ
इसी में केवल एक कोशिकीय जीव पाए जाएंगे। और दूसरा है उपजगत मेटोजोआ। उपजगत मेटोजोआ में कैसे जीव पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक जीव पाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे उपजगत प्रोटोजोआ और कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं उपजगत मेटोजोआ। उपजगत मेटोजोआ में बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो आपको देखने वाले हैं आगे जो भी होने वाली क्लास है उसमें। तो पहले हम देखते हैं उपजगत प्रोटोजोआ के बारे में। तो उपजगत प्रोटोजोआ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जो उपजगत प्रोटोजोआ होता है, इसका जो प्रोटोजोआ शब्द बना है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पहला शब्द है हमारा प्रोटोस, दूसरा शब्द है जॉन। प्रोटोस का अर्थ होता है प्रारंभिक, प्रोटोस का अर्थ होता है प्रारंभिक, बस जॉन का अर्थ होता है जंतु, मतलब के प्रारंभिक जंतु। जो प्रोटोजोआ जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक जंतु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। जो प्रोटोजोआ जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक जंतु कहते हैं। आगे देखते हैं। जो प्रोटोजोआ शब्द था यह सबसे पहले जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस ने दिया था। इंपोर्टेंट करके आप याद रखें इसे, इंपोर्टेंट। जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस, जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस ने जो प्रोटोजोआ शब्द था सबसे पहले दिया था। जो अगला पॉइंट हमारा, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। जो भी प्रोटोजोआ से संबंधित जीव जंतु जो भी होते हैं वह क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। मतलब कि इसमें ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? पादप या फिर कवक या फिर शैवाल, यही पाए जाते हैं प्रोटोजोआ जो हमारा वर्ग है उसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। इसलिए इन्हें प्रोटोफाइटा भी कहते हैं या फिर प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। जो भी इसमें वृक्ष पाए जाते हैं या फिर पादप पाए जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोटोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोफाइटा। प्रोटोफाइटा मतलब कि प्रारंभिक पादप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको आगे बताया था। आगे देखते हैं। जो भी प्रोटोजोआ में जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर पादप पाए जाते हैं या फिर कवक पाए जाते हैं या फिर शैवाल पाए जाते हैं, वो कैसी अवस्था में रहते हैं? अपना जो लाइफ मतलब चेंजिंग जो अपना मूवमेंट होता है वह किस प्रकार जीतते हैं? तो चलिए देखते हैं। यह सहजीवी, जो भी प्रोटोजोआ में जीव पाए जाते हैं या फिर पादप पाए जाते हैं वह सहजीवी संबंध बना करके रहते हैं। परजीवी भी रहते हैं, सहभोजी भी रहते हैं, वह स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, आप इसे छोड़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सहजीवी, परजीवी, सहभोजी व स्वतंत्र अवस्था में, मतलब सभी प्रकार में पाए जाते हैं। जो भी इसमें पादप पाए जाते हैं वह सभी रूप में रहते हैं, अपने जो जीवन काटते हैं सभी रूप में काटते हैं। आगे देखते हैं। इनका पोषण, जो भी प्रोटोजोआ होते हैं इनका पोषण किस प्रकार के होता है? पोषण कैसे करते हैं? विषमपोषी होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं या फिर मृतोजीवी होते हैं, मतलब मरे हुए पर डिपेंड रहते हैं। स्वयंपोषी होते हैं या फिर विषमपोषी होते हैं, इसमें होते हैं विषमपोषी। कुछ स्वयंपोषी भी होते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वह स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। इसलिए आप क्या याद रखेंगे? प्रोटोजोआ भी जो भी पादप होते हैं वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। आगे देखते हैं। चलने में मदद करने में, जो भी प्रोटोजोआ के जीव जंतु होते हैं उनमें कुछ चलने के लिए जैसे अपने हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसी प्रकार उनके भी छोटे छोटे हाथ होते हैं, पैर होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फ्लैजेला। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, फ्लैजेला जो चलनशील अंग होता है, फ्लैजेला जो कि किसी भी जीव या जंतु को चलने में मदद करता है। जो साइड से धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया, सीलिया भी क्या होता है? एक चलनशील अंग होता है, चलनशील अंग। और ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्यूडोपोडिया, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं कूटपाद, स्यूडोपोडिया। तो फ्लैजेला, सीलिया और स्यूडोपोडिया, तो ये तीन हैं जो कि किसी भी जीव या जंतु को जो प्रोटोजोआ में जीव पाया जाता है उन्हें चलने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं प्रजनन। तो प्रोटोजोआ भी जो भी जंतु होते हैं या जीव होते हैं वह प्रजनन किस प्रकार से करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं दो प्रकार से, लैंगिक भी प्रजनन करते हैं व अलैंगिक भी प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? जैसे कि प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिकाम्लेक्सा। तो प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम ये कैसा जनन करता है? ये लैंगिक जनन करता है। अगला अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में आपको केवल एक एग्जाम्पल याद रखना है, अमीबा, जो कि बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन या फिर बडिंग, जो कि द्विविघटन या फिर बहुविघटन के कारण या फिर बडिंग के कारण जो अपना अलैंगिक जनन करता है, इसे हम क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। जो कि किससे संबंधित होता है? प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। तो अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। आगे देखते हैं शारीरिक संरचना। तो इनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार पाई जाती है? इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, इनमें सीलिया पाए जाते हैं, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनके चलनशील अंग होते हैं। लेकिन इसके भी अलावा इनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए? तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है
और ये एक कोष के जीव होते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक कोष की होते हैं व यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोष की होते हैं व यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक व एक कोष की, बहुकोष की नहीं, एक कोष की व यूकैरियोटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वह कोशिका झिल्ली होती है, वह बहुत ही ज्यादा पतली होती है, बहुत ही ज्यादा पन्नी, जो आपने पतली सी पन्नी देखी होगी उसी के समान होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पेलाइकल बोलते हैं। जो भी झिल्ली होती है इसे हम बोलते हैं पेलाइकल, बहुत ही पतली होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेलाइकल बोलते हैं। इनमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, जो हम बोलते हैं ऊतक, इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है आपको एनिमल किंगडम का जो पहला टॉपिक था हमारा, प्रोटोजोआ, वो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ने वाले मेटोजोआ। मेटोजोआ में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही लेंदी टॉपिक भी है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपजगत प्रोटोजोआ से। लेकिन उपजगत मेटोजोआ है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज़्यादा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले चैप्टर से, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एनिमल किंगडम में, वो बनते हैं उपजगत मेटोजोआ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाली क्लास, जो कि आपको अवश्य देखनी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।